नमस्कार। आज तारीख है 24 अप्रैल 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ। तो सबसे पहले मैं आज के 4 मेन एडिटोरियल्स का एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ। पहला टॉपिक हमारा जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शन से जुड़ा है कि इंडिया में क्लाइमेट अडेप्टेशन को नेशनल पॉलिसी से सीधे ग्राउंड लेवल तक कैसे लाया जाए, जो कि आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है। एकदम। दूसरा टॉपिक भी जीएस 3 से ही है, साइंस और एनवायरनमेंट का एक मिक्स। इसमें हम थ्रिसूर पूरम जैसे त्योहारों में नॉइस पोल्यूशन और उसका एक बहुत ही सेफ ऑल्टरनेटिव है कोल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी, उस पर बात करेंगे। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी वाला एंगल काफी इंटरेस्टिंग है ना। और तीसरा आर्टिकल जीएस पेपर 2 से है, सोशल जस्टिस पर। तेलंगाना का जो नया कास्ट सर्वे आया है SEEPC 2024, उसके फिगर्स को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इनइक्वालिटी के बीच की सच्चाई आखिर है क्या। यानी ग्रोथ हो रही है पर सबके लिए नहीं। एग्जैक्टली। और आखिरी टॉपिक में हम एजुकेशन और इक्वालिटी पर आएंगे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो नए UGC रूल्स 2026 आए हैं कि एडमिशन और रियल एम्प्लॉयमेंट के बीच जो इक्विटी गैप है वो क्यों है। तो चलिए इस डिस्कनेक्ट को समझने के लिए अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं, क्लाइमेट अडेप्टेशन। बिल्कुल, शुरू करते हैं। अब अगर डेटा देखें तो इंडिया दुनिया का 9th सबसे ज्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल देश है ना। 1995 से लेकर 2024 के बीच हमने करीब 430 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फेस किए हैं। और पता है इसका इकोनॉमिक लॉस कितना है? फिगर्स काफी अलार्मिंग होंगे। 170 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। अभी रिसेंटली इंडिया ने अपने NDCs यानी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस अपडेट किए हैं और COP30 के बिलीम एडेप्टेशन इंडिकेटर्स को भी कॉन्टेक्स्ट में रखा है। हाँ, ये इंटरनेशनल लेवल पर तो हमारी कमिटमेंट दिखाता है। राइट। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आती है। देखिए, मिटिगेशन जो है, जहाँ हम कार्बन एमिशंस कम करते हैं, वो ऐसा है जैसे बीमारी होने पर दवा खाना। और एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन का मतलब है बीमारी से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी पहले से बढ़ाना, जैसे किसान को बाढ़ से बचने के तरीके देना। अब यूनेप कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल 284 से 339 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है एडेप्टेशन के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वही तो। और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी WRI की स्टडी बताती है कि अडेप्टेशन में इन्वेस्ट करने पर 10 गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब रिटर्न 10 गुना है तो हमारा जो यूनियन बजट है 26-27 का, वो पूरी तरह से सिर्फ मिटिगेशन की तरफ क्यों झुका हुआ है? देखिए, इसका जवाब अकाउंटेबिलिटी और मेजरमेंट में चुका हुआ है। मिटिगेशन को मापना ना बहुत आसान होता है। हाँ। आपने एक सोलर पार्क लगाया, आप इजीली बता सकते हैं कि कितने मेगावाट बिजली बनी या कितना कार्बन बचा। यानी नंबर्स दिखाना आसान है। एग्जैक्टली। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर ये फिगर्स बहुत सॉलिड लगते हैं। पर जब हम अडेप्टेशन की बात करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते। एक गांव में आपने ड्रेनेज ठीक किया ताकि 10 साल बाद बाढ़ ना आए, उसको किसी ग्लोबल एक्सेल शीट में क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये तो एक पॉलिसी लेवल का ब्लाइंड स्पॉट लग रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही। अगर हम ICR के निकरा या पायलट प्रोजेक्ट को देखें। हाँ, NICR, नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, राइट। बिल्कुल। ये करीब 151 हॉटस्पॉट्स और 448 गांव में चल रहा है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है तमिलनाडु का क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज या CRV मॉडल। 11 जिलों में उन्होंने जो काम किया है उसकी तो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 में भी तारीफ हुई है। पर इस तमिलनाडु मॉडल में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी स्टेट्स कॉपी नहीं कर पा रहे? खास बात है उनकी अप्रोच। इसे लोकली लेड एडेप्टेशन या LLA कहते हैं। उन्होंने पावर्स और डिसीजन मेकिंग लोकल पंचायतों और कम्युनिटीज को दे दी है, क्योंकि एक किसान को ज्यादा पता है कि उसकी मिट्टी में नमी कैसे बचेगी, बजाय किसी दिल्ली में बैठे ऑफिसर के। सही बात है, जमीन की हकीकत तो जमीन पर रहने वाला ही जानता है। वही ना। पर प्रॉब्लम ये है कि स्टेट लेवल पर जो स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज हैं, जिन्हें SAPCs कहते हैं, उन्हें स्टेट्स ने प्रॉपर्ली अपडेट ही नहीं किया है। जब तक हम एक होल ऑफ सिस्टम्स अप्रोच नहीं अपनाएंगे, जहां लोकल बॉडीज को फंड और पावर दोनों मिले, तब तक वो 170 बिलियन डॉलर का नुकसान और बढ़ेगा ही। ये होल ऑफ सिस्टम्स अप्रोच का न होना सिर्फ इन्वायरमेंट में नहीं, हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स में भी कितना खतरनाक हो सकता है, ये हमने हाल ही में देखा। आप केरला वाले इंसिडेंट की बात कर रही है ना? हाँ, थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल में तो पढ़ के ही डर गई थी। पिछले साल इतना ज्यादा शोर था
कि उतुली रमन नाम का एक हाथी पूरी तरह से बेकाबू हो गया। राइट, और उसमें करीब 42 लोग घायल हुए थे। बिल्कुल। और जब नॉइज पोल्यूशन का डेटा चेक किया गया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलर इलाके में नॉइज लेवल 122.4 डेसिबल्स तक पहुंच गया था। 122.4 डेसिबल्स, ये तो ह्यूमन ईयर के पेन थ्रेशोल्ड के बिल्कुल पास है। एग्जैक्टली जबकि लीगल लिमिट जो पटाखों के लिए है वो 125 डेसिबल है। पर लोग ये भूल जाते हैं कि हॉस्पिटल्स या रिहायशी इलाकों के लिए जो एम्बियंट नॉर्म्स है वो सिर्फ 40 से 55 डेसिबल के बीच होने चाहिए। सही कहा। और प्रोफेसर राजन गुरुकल ने भी इस पर काफी डीपली लिखा है। उन्होंने बताया कि ये नॉइज पोल्यूशन पब्लिक हेल्थ के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। हम बस ट्रेडिशंस के नाम पर इन हेल्थ हैजर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि हमारे पास इसका एक बहुत ही बढ़िया सेफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसे कोल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये कोल्ड स्पार्क क्या होता है, थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझाएंगी? श्योर। देखिए, जो नॉर्मल पटाखे होते हैं ना, उनमें आग का टेम्परेचर करीब 1200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पर ये जो कोल्ड स्पार्क है, इसका टेम्परेचर सिर्फ 60 से 100 डिग्रीज के बीच रहता है। ओह, यानी इसे जलने का खतरा बिल्कुल नहीं है? एकदम नहीं। मैं पढ़ रही थी कि इसमें ना टाइटेनियम और जिरकोनियम के नैनो पाउडर का यूज होता है। बस एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें हीटर और फैन लगा होता है। वो पाउडर को हल्का हीट करके हवा में फेंकता है और वो चमकने लगता है, एकदम सेफ और बिना किसी शोर के। पर एक मिनट, अगर ये इतना सेफ और स्मोक फ्री है, तो इसको बड़े स्केल पे हमारे फेस्टिवल्स में यूज क्यों नहीं किया जा रहा? वही मेरा भी सवाल है, कहीं कॉस्ट तो इशू नहीं है? देखिए, कॉस्ट एक फैक्टर जरूर है। अभी एक कोल्ड अनार की कीमत लगभग 400 रुपए आती है, और ये मेजरली चाइना से इंपोर्ट होता है। ओह, तो महंगा तो है। हाँ, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में हम खुद इन नैनो पाउडर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कैपेसिटी हमारे पास है। असली प्रॉब्लम कॉस्ट नहीं है, असली प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म और मैनेजमेंट। मतलब लोग बदलाव नहीं चाहते। वही प्रॉफ गुरुकुल का भी यही पॉइंट है। फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स ट्रेडिशनली चलना चाहते हैं। इसके लिए सरकार को एकदम से बैन लगाने के बजाय एक इंक्रीमेंटल ट्रांजिशन वाली स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। इंक्रीमेंटल ट्रांजिशन यानी धीरे धीरे बदलाव लाना। एग्जैक्टली। जैसे पहले साल 20% कोल्ड स्पॉक यूज करो, फिर अगले साल और बढ़ाओ। इस तरह से ट्रांजिशन स्मूथ होगा और शोर भी कम होगा। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन लग रहा है। अब जैसे हमने एनवायरनमेंट और हेल्थ में पॉलिसीज की कमियां देखी, वैसा ही एक डिस्कनेक्शन हमें सोशल जस्टिस के पॉलिसीज में भी दिखता है। आपका इशारा तेलंगाना के नए कास्ट सर्वे की तरफ है ना? SEPC 2024। बिल्कुल। और ये सर्वे बहुत आई ओपनिंग है क्योंकि इसने स्टेट की 97% पॉपुलेशन यानी करीब 35 मिलियन लोगों को कवर किया है। एक स्टेट जहां ऐसी मैसिव आईटी ड्रिवन ग्रोथ हो रही है, वहां ये सर्वे क्या ग्राउंड रियलिटी दिखाता है? वही तो सबसे बड़ा शौक है। इस रिपोर्ट में एक कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स बनाया गया है जिसे CBI कहते हैं। हाँ। इस इंडेक्स में जनरल कैटेगरी का एवरेज स्कोर 11 है, लेकिन SC कम्युनिटी का जो स्कोर है वो कितना है? वो 31 है, यानी बैकवर्डनेस लगभग 3 गुना ज्यादा है। अब तेलंगाना जैसा स्टेट जो इकोनॉमिकली इतना ग्रो कर रहा है, वहाँ ऐसी इनइक्वालिटी क्यों? एक काउंटर सवाल ये भी उठता है कि सरकार ने स्कूल एनरोलमेंट्स तो बढ़ा दिए हैं, फिर ये खाई भर क्यों नहीं रही? देखिए, इसका जवाब उस रिपोर्ट की डीप एनालिसिस में है। रिपोर्ट बेसिकली इस बात को एक्सपोज करती है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है ना, वो फेल हो रही है। फेल हो रही हैं। पर एडमिशन्स तो बढ़े हैं। एडमिशन्स बढ़े हैं बिल्कुल, पर सिर्फ एनरोलमेंट काफी नहीं होता। प्रॉब्लम आती है क्वालिटी एजुकेशन के लेवल पर। अच्छा। होता क्या है कि SC/ST बहुल जो इलाके हैं, वहाँ जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग क्वालिटी आज भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर बच्चे को बेसिक फाउंडेशन ही वीक मिलेगी, तो वो आगे चलकर हाई पेइंग IT जॉब्स कैसे ग्रैब करेगा? तो इसका मतलब वो लोअर पेइंग जॉब्स में ही फंसा रह जाता है। एग्जैक्टली। इसे सोशियोलॉजी में हम ऑक्यूपेशनल सेगमेंटेशन कहते हैं, यानी आपका प्रोफेशन कहीं ना कहीं जनरेशन्स तक आपकी सोशल बैकग्राउंड से बंद कर रह जाता है और इनकम बेस्ड पैरामीटर्स यहाँ आकर पूरी तरह फेल हो जाते हैं। पता है, इस रिपोर्ट ने एक और बड़ा मिथ तोड़ा है। हम जनरली सोचते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस यानी BC एक ही जैसा बड़ा ग्रुप है, एक मोनोलिथ है। पर ऐसा है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट बताती है कि स्टेट की 67% पॉपुलेशन जो BC में आती है, उनमें से 135 कास्ट्स स्टेट के एवरेज CBI स्कोर से भी ऊपर है, यानी वो एवरेज से ज्यादा बैकवर्ड है। ये तो बहुत ह्यूज नंबर है।
और इसमें एक अर्बन रूरल डिवाइड का एंगल भी तो है। हाँ बिल्कुल, शहर ग्रो कर रहे हैं पर आज भी काफी SC/ST फैमिलीज इनफॉर्मल सेटलमेंट्स यानी स्लम एरियाज में रहने को मजबूर हैं। और ST कम्युनिटीज के साथ तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन की प्रॉब्लम और भी डीप है। राइट। वो लोग हिली या रिमोट एरियाज में होते हैं जहां स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पहुंचना ही अपने आप में एक चैलेंज है। लिंग्विस्टिक आइसोलेशन भी एक बड़ा इशू है। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है कि एजुकेशन में एनरोलमेंट हो भी जाए तो एक्सेस और क्वालिटी का गैप बना ही रहता है। और एजुकेशन की यही डिबेट हमें अपने आज के आखिरी और चौथे टॉपिक पर ले आती है, यूजीसी रेगुलेशंस 2026 के बारे में, जी जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाँ, अब देखिए, जब भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी HEIs में इक्वालिटी की बात होती है तो लोगों का ध्यान तुरंत एडमिशन्स पर जाता है। पर UGC की 2023 की एनुअल रिपोर्ट का डेटा कुछ और ही कहता है। वो क्या? असली प्रॉब्लम एडमिशन्स में है ही नहीं। वहाँ रिजर्वेशन काफी हद तक इम्प्लीमेंट हो चुका है, बल्कि कुछ जगहों पर तो ST स्टूडेंट्स का एंट्री लेवल मैंडेटेड कोटा से 1.5 से 2.7 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, ये तो एक पॉजिटिव साइन है। फिर गैप कहाँ आ रहा है? असली इक्विटी गैप आता है एम्प्लॉयमेंट में, यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में, और सबसे बढ़कर लीडरशिप पोजीशंस में। वहाँ इन कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन अब भी बहुत कम है। पर नए UGC रूल्स फोकस कर रहे हैं सिर्फ एंटी डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स पर। ओह, यानी प्रॉब्लम कहीं और है और पॉलिसी का फोकस कहीं और है। एग्जैक्टली मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम एडमिशन पॉलिसीज बनाकर कंप्लेन बॉक्सेस तो लगा रहे हैं, पर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन और लीडरशिप गैप को वैसे ही छोड़ रहे हैं। देखिए, इस पॉइंट पे मैं पॉलिसी को थोड़ा क्रिटिक करना चाहूंगा। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है इक्विटी और दूसरा है एंटी डिस्क्रिमिनेशन। और नए रूल्स इन दोनों के बीच के फर्क को भूल गए हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? श्योर। इक्विटी का मतलब होता है टारगेटेड सपोर्ट देना। जैसे अगर फैकल्टी पोजीशंस खाली हैं तो उन्हें प्रायोरिटी पर भरना, ताकि बच्चों को अपने रोल मॉडल्स कैंपस में दिखें। दूसरी तरफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स सिर्फ पनिशमेंट पर फोकस करते हैं। वो क्राइम होने के बाद एक्शन लेने की बात करते हैं। पर क्या डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा हैं कि UGC को ऐसी दंडात्मक या पिनिटिव पॉलिसी लानी पड़ी? वही तो पैराडॉक्स है। डेटा के मुताबिक 1 लाख स्टूडेंट्स पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स में सिर्फ 3.7 कंप्लेन्स आईं और उनमें से 90% रिजॉल्व भी हो गईं। वेट, रियली? सिर्फ 3.7 कंप्लेंट्स पर लाख? हाँ, और अगर हम थोड़ा डीपर जाएं और NCRB डेटा को एनालाइज करें तो पता चलता है कि SC/ST के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं वो अक्सर सोशल और जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के कारण होते हैं। प्रॉक्सिमिटी यानी जब लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब आते हैं या इंटरैक्ट करते? एग्जैक्टली। जब अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे एक ही हॉस्टल या क्लास में आते हैं तो आपस में फ्रिक्शन होना नेचुरल है। पर अगर हम ओवर स्ट्रिक्ट और प्यूनिटिव रूल्स लागू कर देंगे ना, तो सोसाइटी में इंटीग्रेशन होने के बजाय सेग्रीगेशन हो जाएगा। ओ, यानी लोग डर के मारे एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देंगे। का मतलब ये था कि हम कैंपस को अलग अलग खांचों में बांट दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो उल्टा नुकसान करेगा। वही, सिर्फ आइडेंटिटी बेस्ड क्राइम्स को जीरो करने के फोकस में हम एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना भूल रहे हैं। हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए, सिर्फ एक पुलिसिंग सिस्टम नहीं। वाह, ये काफी नया पर्सपेक्टिव है सोचने के लिए। और अगर हम आज के पूरे डिस्कशन को देखें तो सच में ये चारों टॉपिक्स एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं इसको अगर समराइज करूं तो बात यही है कि जब तक पॉलिसी बनाते वक्त सिर्फ ऊपरी डेटा या मैक्रो लेवल फिगर्स पर फोकस होगा, तब तक ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्शन बना रहेगा। चाहे वो क्लाइमेट के बजट्स हों, फेस्टिवल्स में सेफ टेक्नोलॉजी लाना हो, कास्ट सर्वे के डेटा से क्वालिटी एजुकेशन सुधारना हो, या हायर एजुकेशन में रियल लीडरशिप लाना हो। पॉलिसीज तभी इफेक्टिव होंगी जब वो बॉटम अप अप्रोच से बनेंगी। सही कहा। तो इस डीप एनालिसिस के बाद एक सवाल जरूर उठता है जिसे हमें सोचना चाहिए। अगर हमारे देश की हर पॉलिसी किसी वातानुकूलित या AC कमरे में ऊपर से ही नीचे थोपने के बजाय समाज की सबसे आखिरी पायदान पर खड़े उस आम इंसान की सच्चाई और उसके तजुर्बे को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाए, तो क्या सच में हमारा डेवलपमेंट कंप्लीटली इंक्लूसिव नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। ये एक ऐसी थॉट है जिस पर लगातार विचार होना चाहिए। एकदम। तो आज के इस बहुत ही इंसाइटफुल डीप डाइव को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे भी ऐसी ही जरूरी और कॉम्प्लेक्स बातों को आसान भाषा में
डिकोड करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने और इतनी गहराई से चीज़ों को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।